अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, पंजाब काबीना ने तहरीक लेबैक पाकिस्तान से पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब काबीना के वुज़रा की मतलूबा तादाद ने TLP पर आयद पाबंदी हटाने की सिफारिश कर दी है। एज वी स्पीक पंजाब हुकूमत को TLP से पाबंदी खत्म करने के लिए कम अज कम 18 वुज़रा की हमायत दरकार थी और 18 वुज़रा ने ही पाबंदी हटाने की हमायत दे दी। गुज़िश्ता रोज पंजाब काबीना को थ्रू सर्कुलेशन समरी अरसाल की गई और इस समरी पर वुज़रा से राय ली गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तहरीक लेबैक से कलअदम का लफ्ज खत्म करने के लिए महकमा दाखिला की समरी की मंजूरी दी और सूबाई काबीना से मंजूरी लेने का हुक्म दिया गया। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने कलअदम तंजीम पर पाबंदी हटाने के हवाले से पंजाब हुकूमत से राय तलब की थी और वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट ने समरी काबीना कमेटी बराए कानून को भेजी थी। अब पंजाब हुकूमत की तहरीरी सिफारिशात मौसूल होने के बाद वफाकी हुकूमत अगला कदम उठाएगी। पंजाब काबीना की ज़ेली कमेटी ने तहरीक लेबैक पाकिस्तान के मजीद 100 कारकुनान को रिहा करने की मंजूरी भी दे दी है। 90 अफराद के नाम 4th शेड्यूल से खारिज करने की मंजूरी दे दी है और 780A के तहत दर्ज 4 मुकदमात से नाम खारिज करने की मंजूरी भी दे दी गई है। दूसरी अहम पेशरफ तहरीक लेबैक के सरबरा की नजरबंदी के हवाले से है। लाहौर हाई कोर्ट ने साद रिजवी की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है। दरख्वास्त गुजार के वकील बुरहान मौजम मलिक ने अदालत में मौकफ इख्तियार किया कि अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने के बारे में दलाइल मांगे थे, मगर साद रिजवी की रिहाई से मुतल्लिक हमारी अपील गैर मौसर हो चुकी है, इसलिए वो इसे वापस लेते हैं। नाज़रीन, अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर मामला निपटा दिया और यूं अब साद रिजवी की रिहाई का मामला भी अदालती दायरा कार से बाहर निकल चुका है। साद रिजवी की रिहाई का मामला भी अब तहरीक इंसाफ हुकूमत के हाथ में चला गया है। जिस तेजी से हुकूमत कलअदम तहरीक लेबैक को रिलीफ दे रही है, इस सूरत हाल ने खुफिया मुआहदे पर शकूक मजीद गहरे कर दिए हैं। कौमी सलामती काउंसिल के इजलास में सख्त एक्शन लेने के फैसले के बाद यही हुकूमत इस जमात को मिलिटेंट करार दे रही थी। तहरीक लेबैक पाकिस्तान जो कालिदम जमात है और एक अस्करियत पसंद जमात है, मिलिटेंट ग्रुप है, ये कोई मजहबी पार्टी नहीं है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। इस तहरीक को हम इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का खात्मा हुआ है, आप देखेंगे कि इनका भी अब आगे मामला जो है उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मगर फिर उलमाए कराम के साथ मुज़ाकरात में खुफिया मुआहिदा तय पाया और मुआहिदे के ज़ामिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने दावा किया कि तहरीक लेबैक पाकिस्तान ने कभी फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी का मुतालबा ही नहीं किया। जो बातें तय हो रही थी उसके बारे में भी TV पर झूठ बोला जाता कि इनका मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफारत खाना बंद कर दो, फ्रांसीसी सफ़ीर को भेज दो, यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात तोड़ दो। ये झूठ था, सरासर झूठ था, किस्ब था। तो जब हुकूमत के बाइख्तियार लोग पब्लिकली झूठ बोलना शुरू कर दें तो फिर किसी पर एतमाद कैसे कायम हो। मगर आज ही वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुफ्ती साहब के इस मौक़िफ़ की खुले लफ्ज़ों में तरदीद कर दी। मेरे साथ जब साद रिजवी साहब की बातचीत हुई उसमें वो कायम थे फ्रेंच एम्बेसी पे और उनको इस चीज़ पे कायल किया गया कि हम इसको असम्बली में लाएंगे। मैंने ये दस्तखत किए हैं, मैं इस पे ये नहीं पता किससे मामला तय पा गए हैं। दोनों फ्रीकैन की जानिब से इस गैर मामूली लचक ने मामले को मशकूक बना दिया है। ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि हुकूमत ने तहरीक लेबैक पाकिस्तान से सियासी मुआहिदा कर लिया है, आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। मगर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं कि TLP से इत्तेहाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा कर सकता है और वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद TLP को कौमी धारे में खुशामदीद कह रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि अकील करीम डैडी एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो लोग पुलिस के लॉ इन्फोर्समेंट के शहीद हुए हैं इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स उसको हमें नजरअंदाज करना पड़ेगा, लेकिन अलामा ताहिर अशरफी साहब कह रहे हैं कि उनको यकीन है कि तहरीक लेबैक पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहेगी, यानी कि बड़े सरकार और छोटे सरकार की नुमाइंदगान यकसर मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। जब मॉब होता है तो कैसे हम कह सकते हैं कि किसने किसको मारा है? किलिंग दोनों तरफ हुई है, लेकिन ये किलिंग को हमें भूलना पड़ेगा। अब हमें आगे बढ़ना है। हम इन 8-10 लोगों की किलिंग से मुल्क को तो दाव पे नहीं लगा सकते। कि किसी भी सतह पे जाके इखलाकन, कानूनन, शरन ये बात कही जा सकती है कि जिन लोगों ने बेदर्दी के साथ इन लोगों को शहीद किया है या ज़ख्मी किया है उन लोगों को जो है आप छोड़ दें। मेरा ख्याल है ये मामला अदालत के सुपुर्द होगा।
इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इसी मुआहिदे, इसी डायलॉग के ज़ामिन मुफ्ती मुनीर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाइएगा कि पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कलअदम का लफ्ज़ हटाने की मंजूरी दे दी है, क्या बतौर ज़ामिन आप इसे बड़ी कामयाबी गर्दानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने अपने फ़ज़्ल व करम से और ग़ैबी ताईद व नुसरत से मुल्क को एक बड़े हादसे और सानहे से बचा लिया। उसके बाद मैं उन क़ुव्वतों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी मनसबी हैसियत को इस्तेमाल करके और इन मामलात को सुलझाने में बहुत ही मुस्बत और नुमायाँ किरदार अदा किया। उसके बाद ये कहना चाहता हूँ कि मुआहदे में जो बातें, जो मैकेनिज़्म, जो तरीक़ाकार तय पाया था, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही, उसके मुताबिक सारे मामलात सही समत में जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी मुसलमान पाए जाते हैं उनको सबको खुशी हुई है, सिवाय मीडिया में जो हमारे लिबरल करम फरमा हैं उन्होंने शाम गरीबा बपा कर रखी है। क्या वो ये चाहते थे कि लाशें गिरें और वो रनिंग कमेंट्री नशर करें और मुल्क एक मुसीबत से दो चार हो जाए? उनकी खिदमत में मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि इस हकीकत को कबूल कीजिए और ये मुल्क और मिल्लत और इस्लाम और इस उम्मत और अहले पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मुल्क के मफाद के मुनाफी हो। और जिस तरह सब चीज़ें अनफोल्ड होकर सामने आती रहेंगी, आप सबको इंशाअल्लाह ताला इत्मीनान होगा कि ये दुरुस्त हुआ और मुल्क एक बहुत बड़े सानहे से बच गया, जिसके असरात कौमी तौर पर, बैनुल-अक़वामी तौर पर हुकूमत पर भी मुरतब होते। अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। इसलिए हमारी जो मुक़्तदिरा है, जिसमें सिविल साइड वज़ीर आज़म और दूसरी साइड शामिल है, ये उनकी दानिश और हिकमत व तदब्बुर से और हकीकत पसंदी से ये मसला हल हुआ और इंशाअल्लाह ताला अब आगे मामलात मुस्बत अंदाज में चलते रहेंगे। और मुफ्ती साहब फरमाइएगा, मुआहिदे में कलअदम की पाबंदी हटाने की शिक मौजूद थी? जी हाँ, वो हट जाएगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक फ़ाल जमात की हैसियत से अपना किरदार अदा करेगी, आइन व क़ानून के दायरे में रहते हुए। मुझे किसी ने बताया कि खातून एक चैनल पर कह रही थी कि क्या ये अब मेन स्ट्रीम में आएंगे, तो क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या तमाम पाकिस्तानियों की तरह इनको जमहूरी हुकूक हासिल नहीं हैं? तो खुशी होनी चाहिए कि वो इंशाअल्लाह ताला आइन व क़ानून के दायरे में रहते हुए इंशाअल्लाह अपना किरदार अदा करेंगे। और एक चैनल पर, प्राइवेट वेब चैनल पर, एक साहब असद तूर कह रहे थे कि अब मुफ्ती मुनीर रहमान इसकी क़यादत करेंगे। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि मेरे कोई सियासी अज़ाइम नहीं हैं और अगर मैं चाहता तो ख़ुद पार्टी बना लेता। इसलिए
तहरीक लब्बैक की क़यादत भी मेरे मकासद में नहीं है। उनका अपना नज़्म है, अपनी शूरा है, अपने ओहदेदार हैं, अपना निज़ाम है, वो अपनी मर्जी से अपना की दरख्वास्त भी अदालत ने आज ही निपटा दी है। मजीद कारकुनान भी रिहा हो गए हैं। 90 अफराद के नाम 4th शेड्यूल से खारिज करने की भी मंजूरी दे दी गई है। 780A के तहत दर्ज जो 4 मुकदमात से भी नाम खारिज हो गए हैं। मुफ्ती साहब, आपने हुकूमत को ऐसा कौन सा जाम पिलाया कि सख्त एक्शन का फैसला करने वाली हुकूमत यकदम मेहरबान हो गई? अल्लाह उनको अजर दे, और उन्होंने अपनी दानिश से मुल्क को एक बहुत बड़े सानहे से बचाया। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि तमाम मामलात मुस्बत समत में जा रहे हैं, और जिस तरह आइन और क़ानून के दायरे में रहते हुए औरों को भी अपनी सियासी जमात बनाने की इजाज़त है, चलाने की इजाज़त है, इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त है, अपना मंशूर और तरजीहात मुतय्यन करने की इजाज़त है, ये इनका बुनियादी जमहूरी हक़ है और वो इनको मिलना चाहिए और मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इन द प्रोसेस इस अपने हकूक़ को यकीनी बनाने के लिए जो नुकसान किया गया है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डलवाना चाहूँगी। हुकूमत के इन इक़दामात के बदले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से क्या डिमांड किया गया? TLP हुकूमत की मेहरबानियों का सिला क्या देगी? पहली बात तो यह है कि आखिरी मुआहदा रमज़ान की इब्तदाई तारीख़ों को सुबह सादिक के वक्त हुआ था, और 2 वफाकी वज़ीरों और एक सूबाई वज़ीर ने उस पर दस्तखत किए थे। गवर्नर पंजाब मौजूद थे, मीडिया के सामने था। 8 महीने गुजर गए। अगर उस मुआहदे के मुताबिक जो तमाम मामलात तय कर दिए जाते तो ये नाखुशगवार सूरत हाल इस मुल्क को दरपेश न आती। जब एक मुआहदा करके उसको तोड़ा जाए और वो 8 महीने तक इंतज़ार करते रहे, उसके बाद अपने मरकज़ के सामने बैनर लेकर इंतज़ार करते रहे, अगर बर वक्त मुस्बत फ़ैसले कर लिए जाते जिन पर दस्तखत कर दिए गए थे तो ये सानहा पेश न आता। इस पर मुझे हर पाकिस्तानी और मुसलमान की तरह अफसोस है जो पुलिस के नौजवान अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा करते हुए शहीद हुए। मैं उनके लिए भी मग़फ़रत की दुआ करता हूँ। जो एहतजाज करने वालों में शहीद हुए उनकी मग़फ़रत की भी दुआ करता हूँ। मुफ्ती साहब, उनके लवाहिकीन, उनकी औलाद जो यतीम हो गई है वो तो सवाल पूछते हैं, क्या रियासत को उनके वालिद का खून बहा माफ़ करने का हक़ है? तो इनके जो दर्जनों शहीद हुए थे उनके बच्चे, उनके घर वाले नहीं पूछेंगे? वो भी किसी माओं के बेटे थे, उनके भी भाई बहन थे, उनके भी बास के बच्चे थे। आप ये सवालात बार बार उठाकर ये जाहिर करना चाहते हैं तो कि इनके TLP के लोग जो शहीद हुए उनकी जिम्मेदारी आपके नज़दीक किस पे आती है? तहरीक लब्बैक पे खुद आती है या हुकूमत पे आती है? तहरीक लब्बैक एक आइनी और क़ानूनी सियासी जमात है, और जो मुल्क में इस वक्त हुकूमत कायम है, जिसको मुआहदा करने का इख्तियार था उसने मुआहदा किया है। और हमें अमन के मफाद में आपसे एक और सवाल पूछ रही हूँ, मुझे समझा दीजिए, थोड़ा सा सियासी है पर ज्यादा जो है मजहबी है। जो तहरीक लब्बैक के लोग शहीद हुए हैं उनका खून किस पे आता है आपके नजदीक? TLP पे खुद आता है फॉर इनिशिएटिंग दिस होल थिंग, या उनका खून जो है हुकूमत जिम्मेदार है? मेरा आपसे सवाल है कि शरीयत आज नाजिल हुई है
क्या पाकिस्तान की तारीख़ में, आप तो यंग लोग हैं ना, हमने तो 60 से शऊरी तौर पर देखा है, तहरीकें भी चली हैं, पुलिस से तसादम भी हुआ है, पुलिस का भी नुकसान हुआ है, मुजाहिरीन का भी नुकसान हुआ है, ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है। मगर मैं पूरी कौम के सामने ये कहना चाहता हूँ कि अगर सारी सियासी जमातें मिलकर एक मीसाक़ एहतजाज और तरीक़ा एहतजाज तय कर लें तो मैं तहरीक लब्बैक से कहूँगा कि उस पर दस्तखत करें वो भी, और उसकी पाबंदी करें, और सब पाबंदी करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक फ़रीक़ को तो आप खुली इजाज़त दें, वहाँ आपको न शरीयत याद आए, न आइन याद आए, न कानून याद आए, कुछ भी याद ना आए, और जिन तबक़ात को आप कमज़ोर समझते हैं, आप चाहते हैं कि सारे ज़ाब्ते उन्हीं के लिए वादा किए गए हैं। नहीं, और सर मुझे ज़रा सी वजाहत कर दीजिएगा, रियासत के पास या पुलिस एहलकार के पास अगर गन्स हों या असलहा हो तो समझ आती है, मगर अगर प्रोटेस्टर्स के पास, एहतजाज करने वालों के पास SMGs और क्लैशनकोव्स हों जो वो रियासत के एहलकारों के ऊपर तान दें, ये बात सही है? ये मेरे इल्म में नहीं है कि उनके पास क्लाशनिकोव होती तो आप दिखा देते, मीडिया दिखा देता। आजकल हर आदमी के पास 2-2 मोबाइल हैं, अगर दिखा दिया जाता तो जो जिसके पास थी उसको कानून की गिरफ्त में लिया जा सकता था। आप लोग मफरूज़ों पर बात करते हैं क्योंकि आप लोगों को, मजहबी लोगों को सियासत में फ़ाल होना आपको काबिल कबूल नहीं है। असल मसला मुफ्ती साहब, आपसे मुराद आपकी कहीं मेरी तो नहीं है, मेरा तो काम सवाल उठाना है सर। मुझे किसी को भी कोई परेशानी नहीं है कि मजहबी लोग जो हैं कौमी धारे का हिस्सा बने। और अच्छा, मेरी बात मुफ्ती साहब, एक और सवाल। अब मुफ्ती साहब, हुकूमत इतनी मेहरबानियां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर टाइम खत्म हो गया है आपके। इस आखिरी सवाल है मुफ्ती साहब, इसके बदले में अपने बुनियादी मुतालबे, बड़ा अहम सवाल है मुफ्ती साहब, बड़ा अहम सवाल है। बुनियादी जो एक मुतालबा था फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी से पीछे हटने का, क्या उससे पीछे हट गई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान? इसको भी आप लोग जो हैं लोगों को इरिटेट करने के लिए बार बार कहते हैं। ये तो रमज़ान के मुआहदे में 8 महीने पहले शामिल हो गया था कि पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा और पार्लियामेंट के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो प्रोसीडिंग करे तो पार्लियामेंट जो फैसला करेगी उसे मान लिया मीडिया नहीं कर रहा, ये इरिटेशन तो वजारत दाखिला कर रही है। आज वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने एक बार फिर कहा है कि साद रिजवी से मेरी मुलाकात के अंदर ये बात हुई थी। बहरहाल मुफ्ती साहब, शायद टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। बात सही है सर, मेरे सवाल का जवाब, कंफ्यूजन मौजूद है इन डिमांड्स के अंदर। शेख रशीद साहब आज भी बदस्तूर कायम है, आज भी कायम है अपनी बात पे कि फ्रांसीसी सफीर को घर भेजने का अव्वलीन मुतालबा था साद रिजवी का, आज भी उन्होंने ये कहा है। आपने बात सुनी, शायद बात मजीद जवाब नहीं देना चाह रहे। मुफ्ती साहब ने बहरहाल ये कहा था फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी का कोई मुतालबा था ही नहीं और ये मनगढ़ंत बातें हैं और ये आगे लगाया जा रहा है और गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं। पहले वो कह रहे थे कि कुछ वज़ीर पैदा कर रहे हैं, आज वो कह रहे थे कि मीडिया पैदा कर रहा है क्योंकि मीडिया नहीं चाहता कि मजहबी लोग जो हैं वो सियासत का हिस्सा बने। ऐसा कतन जो है ये दुरुस्त नहीं है। नाजरीन, फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से आज वज़ारत दाखिला ने जो बयान दिया है वो भी आपके सामने है। मुफ्ती साहब वफाकी वज़ीर दाखिला के जवाब के ऊपर, शायद बयान के ऊपर जवाब नहीं देना चाह रहे थे फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के मुतालबे पर, बहरहा वो भी कायम है। लेकिन हम ये समझने से कासिर हैं कि इतनी कन्फ्यूजन क्यों है। इस कन्फ्यूजन के अंदर एक क्लैरिटी है तो वो ये ज़रूर है कि साद रिजवी साहब भी अब रिहा हो जाएंगे। जो सारे लोग पाबंद सलासल थे उनको भी छोड़ा जा रहा है और पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग की जा रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। धरना अभी तक बहरहा जारी है, वो कब खत्म होगा देखना पड़ेगा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सारे मुझे कह दीजिए आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, इन दो बड़े खानदानों के पीछे। 30 साल में जो आप दो खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूं। यूटिलिटी
स्टोरों में मिल रही है तो यूटिलिटी स्टोर्स पे कौन कौन जाए? अगर जिनके करीब है वही जा सकते हैं, दूर वाले तो नहीं जा सकते। गलत बयान ही कर रहे हैं, एक तो महंगाई भी कर दी, ऊपर से झूठ भी बोली, डबल अदाब आएगा। यूटिलिटी स्टोर में जाओ तो उधर जाके चीनी वगैरह लेते हो, उधर तो बिल्कुल बुरा जैसे आटा नहीं होता। चीनी है ना, हमें यूटिलिटी स्टोर से मिल तो रही है, अगर हम ये घर पे लेके जाते हैं ना, ये बिल्कुल ही ना ये पाउडर की तरह मिल रही है हमें। मुल्क में चीनी की कीमत में हर रोज इजाफा होता चला जा रहा है, जिसके बाद चीनी मुख्तलिफ शहरों में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है, जिसके बाद चीनी पेट्रोल से भी महंगी हो गई है। पेशावर होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत में 8 रुपए के बाद रिटेल कीमत 145 से 150 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि कराची में चीनी की एक्स मिल कीमत में 2 हफ्तों में 38 रुपए इजाफा हुआ है। 3 रोज कबल चीनी की एक्स मिल कीमत 4 रुपए इजाफे के बाद 119 रुपए हो गई, जिसके बाद होलसेल कीमत 121 रुपए तक हो गई नाजरीन। और इसके साथ साथ रिटेल कीमत 130 रुपए तक जा पहुंची है कि जो गुज़िश्ता रोज 135 रुपए फी किलो पर बंद होने के बाद आज 137 रुपए फी किलो तक ट्रेड हुई, यानी कि 3 दिनों में 18 रुपए का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 3 सालों से चीनी की कीमत बढ़ रही है। 2018 में चीनी 52 रुपए की फरोख्त हो रही थी कि जो जनवरी 2021 में बढ़कर 91 रुपए 25 पैसे तक पहुंच गई, जो मई में 97 रुपए फी किलो पर पहुंची। तो वजीर आजम चीनी माफिया को एनआरओ ना देने का ऐलान कर रहे थे। लेकिन ये मेरा आपको वादा है कि ये जो चीनी के अंदर जिन्होंने चीनी महंगी करके अवाम को तकलीफ पहुंचा के उनको नुकसान पहुंचाया, ये मेरा आपसे वादा है कभी मेरी गवर्नमेंट चली जाए उनको एनआरओ नहीं मिलने लगा। चीनी की कीमतों में इजाफा होता रहा और चीनी कमेटी, चीनी कमीशन, अदालतें, वजीर आजम की धमकियां, हता कि कंपटीशन कमीशन भी कुछ ना कर सका। 15 अगस्त को कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 81 शुगर मिलों पर 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया। लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान में चीनी की कीमत 85 रुपए मुकर्रर की, मगर हुकूमत इस पर भी अमल दरामद ना करा सकी। वजीर आजम ने कमीशन बनाया, रिपोर्ट सामने आई, जिसके नतीजे में इमरान खान को जहांगीर खान तरीन से दोस्ती से हाथ धोना पड़ गए, लेकिन चीनी की कीमत नीचे आने की बजाय ऊपर ही जाती रही और इसका फायदा मिल मालकान उठाते रहे। वजीर आजम चीनी माफिया को होने वाले फायदे का हमें बताते ही रहे। 1 रुपया जब चीनी महंगी होती है तो 5 अरब रुपया अवाम की जेबों से निकल के शुगर मिल्स के पास चला जाता है, और हमारे दौर में 25 रुपए चीनी महंगी हुई तो ये सोचें कि 100 अरब रुपए से ज्यादा अवाम की जेबों से निकल के शुगर मिल्स के पास चला गया। अगर हम वजीर आजम पाकिस्तान के हिसाब किताब को ही मानकर एक अंदाजा लगाएं तो 2018 में 55 रुपए की फरोख्त होने वाली चीनी अब 150 रुपए में बिक रही है, यानी कि सीधा साधा 100 रुपए का इजाफा, कि जिसके नतीजे में अब तक चीनी मिल मालकान कम से कम 300 अरब रुपए से जायद अवाम की जेबों से निकाल चुके हैं। एक जानिब तो कीमत बढ़ रही है तो दूसरी तरफ मुल्क में जखीरा अंदोजों का भी खतरा पैदा हो गया है। गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान चीनी की कीमत में 84% इजाफा हुआ। इसी तरह घी की कीमत में 133%, आटे की कीमत में 52% और दालों की कीमतों में 56% से 73% के दरमियान इजाफा हुआ है। मगर गुज़िश्ता रोज वजीर आजम पाकिस्तान 30% रिलीफ देकर हातम ताई की कब्र पर लात मार रहे थे। हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पर 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है और अवाम की बेचैनी में भी इजाफा होता चला जा रहा है। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा रहे हैं, घी की कीमतें, ऑयल की कीमतें और ये बिजली की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो रही है। अवाम को 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मुयसर आ रही है, उसमें अगर ये बिजली को भी महंगा कर देंगे तो ये तो आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली की बिल जो है उसमें इजाफा हुआ है, तो ये सब मुश्किलात जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। पिछला बम उन्होंने हम बर्दाश्त नहीं कर सके और आगे से फिर हमारे पे पेट्रोल का एक बम गिरा दिया। डीजल भी महंगा हो रहा है, सब्जियात, दालें, चीनी, हर चीज़ महंगी हो रही है। आवाम ने ये करना है, बाइक घर खड़ी कर देनी है
वही साइकिलें निकालनी है, वही यूज़ करनी है जो पहले दौर में होया करता था, वही सवारी पे यूज़ होया करेगी। और पेट्रोलियम बहुत महंगा होता जा रहा है। इमरान खान को कुछ सोचना चाहिए गरीब आवाम के लिए। इतनी आमदनी नहीं है जितने अखराजात हैं। अब नॉर्मली चीज़ ले लो, ये एक चीनी 60 रुपये किलो थी, अभी 120 रुपये किलो मिल रही है। सिर्फ अक्टूबर में महंगाई 9.2% पर रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह मुर्गी 17.9%, सब्जियां 15.2%, गंदम 7% और LPG की कीमतों में 13 रुपये 20 पैसे फी किलो का इजाफा हुआ है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में 156 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 600 रुपये इजाफा हुआ। जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान पेट्रोल की कीमतों में मुतवक्के इजाफे और महंगाई और दो खानदानों से जंग का अज़म कर रहे थे, नाज़रीन, ऐन उस वक्त हिंदुस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर आए टैक्सेस कम करके अवाम को रिलीफ दिया जा रहा था। वज़ीर आज़म साहब, आप दो खानदानों से जंग जरूर कर लीजिए, मगर माफियाज के खिलाफ बयान ही दे दिया करें, इस पे कायम रहें। गो के कल की तकरीर में वज़ीर आज़म ने चीनी का जिक्र तक ना किया, लेकिन अवाम को ये सुनने की बड़ी ज़रूरत है कि अवाम को हौसला रहे कि हम घबरा रहे हैं मगर हमारा वज़ीर आज़म डट कर खड़ा है। आज ही वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं इन दो खानदानों के खिलाफ बोलता हूं, मगर मैं तो मेरी तो इनसे दोस्ती थी। सारे मुझे कहते जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, दो बड़े खानदानों के पीछे। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई, बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे। साथ ही उनका कहना था कि मैं इन दोनों खानदानों के खिलाफ नहीं बल्कि इनकी करप्शन के खिलाफ हूं। अदब मलहूज नाजरीन आपके सामने रिकॉर्ड पर रख देते हैं, हम ये बार बार आपकी तरफ प्रेजेंटेशन आपको दे चुके हैं कि किस तरह चीनी की मिठास कुछ ऐसी है कि अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड सब सियासी जमातों के अंदर ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी शुगर मिल्स हैं, जो इससे मुस्तफीद होती हैं, जो पॉलिसीज़ के अंदर बराह रास्त अपना इनपुट देती हैं, पॉलिसीज़ मुरतब करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं और फिर उसके मज़े भी उठाती हैं। मगर बहरहाल ये अपनी जगह सच है कि पिछले अदवार में भी, चाहे आसिफ अली जरदारी का दौर हो, नवाज शरीफ का दौर हो और ये दौर हो, दो बड़ी शख्सियात जिन्होंने सबसे ज़्यादा और बार बार सब्सिडीज़ का फ़ायदा उठाया है वो है JKT यानी कि जहांगीर खान तरीन साहब और वज़ीर आज़म की काबीना के मुस्तकिल रुकन आपके खुसरो बख्तियार साहब का ख़ानदान, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सब्सिडीज़ से फ़ायदा उठाया है। साथ ही वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि अगर मैंने इनसे हाथ मिला लिया यानी कि दो बड़ी सियासी जमातें, तो ये करप्शन तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते, उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। हम याद तो दिलाना नहीं चाहते थे, लेकिन चोर और डाकू तो वज़ीर आज़म ने उन इत्तेहादी जमातों को भी बबांगे दहल कहा था कि जिनकी स्ट्रेंथ से आज हुकूमत कर रहे हैं वज़ीर आज़म, मीनिंग PML, काफ और MQM। नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब की खिदमत में ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि याद दिलाना ही चाहेंगे चलें कि आप लीडर ऑफ द हाउस हैं जनाब। नैब कानून में तरमीम, इंतखाबी इस्लाहात, मुआशी हालात की बेहतरी का दारोमदार, इन सब चीज़ों का दारोमदार अपोजिशन से बात करने में ही पिन्हा है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आपको नैब तरमीम के लिए जॉइंट सेशन, इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑर्डिनेंसेस और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए बड़े घर की जानिब ना देखना पड़ता। कल ही एक हंगामी बुनियादों के ऊपर जॉइंट सेशन बुला लिया गया है। 1985 के बाद शायद ये पहली बार है जो इतनी हंगामी बुनियादों पर यह काम किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। हंगामी बुनियादों पर कल जॉइंट सेशन बुला लिया गया है, इतनी अर्जेंसी क्यों? हंगामी बुनियाद पे तो नहीं ना अर्जेंट है ये जॉइंट सेशन का, तो जो बुलाने का, क्योंकि 21 बिल ऐसे हैं, बल्कि पहले 22 बिल शायद ऐसे हैं जो कि प्रेजेंट होने हैं जॉइंट पार्लियामेंट में। होता ही है कि अगर बिल नेशनल असेंबली से सेनेट में चला गया और 90 दिन के अंदर वहां पास नहीं हुआ, या सेनेट से नेशनल असेंबली में गया और 90 दिन में वहां पास नहीं हुआ, तो फिर आइन ये कहता है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट बुलाया जाएगा और उसके अंदर फैसला होगा उन बिल्स के बारे में। तो ये इमरजेंसी के तौर पे नहीं है, इसलिए क्योंकि 21-22 बिल्स इकट्ठे हो गए हैं जिनको डिबेट करना है और जिनके ऊपर फैसले करने हैं कि उनको लॉ कानून बनाना है या नहीं बनाना। तो इसको इमरजेंसी तो मैं नहीं कहूंगा, इसको मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जरूरी थी। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये थर्ड अमेंडमेंट के खिलाफ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बारहा उन्होंने कैबिनेट को ब्रीफिंग दी, इसके खिलाफ बात की कि नैब की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी इससे मुतासिर होगी। उन्होंने अपनी राय डंके की चोट पे दी, क्या आपसे राय ली गई?
जी, दरअसल मेरे से सेकंड जो पहली अमेंडमेंट थी उसके ऊपर तो जरूर मैं शामिल था उसमें, लेकिन ये जो दूसरी अमेंडमेंट आई है उसमें मेरे से मुशावरत नहीं की गई। मुझे बल्कि थोड़ा सरप्राइज भी हुआ, उसमें कुछ ऐसी शिक्कें आ गई जो कि मैं तो कम से कम उनको अपोज करता। तो सदर ने 6 अक्टूबर को जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दे दिया गया और उसके बाद फिर 1 नवंबर को इख्तियार वापस फिर सदर पाकिस्तान को दे दिया गया। अब ये फैसला किया जा रहा है कि नहीं, सदर की बजाय ये काम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही करना चाहिए और अब ये कल जॉइंट सेशन के अंदर, अब जो सेशन बुलाया गया इसके अंदर भी ये शिक उठाई जाएगी। ये सब कुछ आफ्टर थॉट्स में हो रहा है, नी जर्क रिएक्शंस हैं? देखें, इसमें पोजीशन ये है कि जो पहला नैब का ओरिजिनल ऑर्डिनेंस था उसके अंदर तो निकालने की किस तरह निकालना है, अगर 3 साल के लिए या 4 साल के लिए अपॉइंट हो जाएं चेयरमैन नैब तो उनको किस तरह निकालना है उसके बारे में कोई बात नहीं की गई थी। जब ये पहली अमेंडमेंट आई, ऑर्डिनेंस जब आया तो उसमें ये डिस्कशन जरूर हुई कि निकालने का क्या तरीकेकार होना चाहिए और फैसला हुआ कि निकालने का तरीका वही होना चाहिए जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज का है, यानी कि अगर उनको निकालना है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाया जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है और वो फिर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता नैब चेयरमैन पे कि वो किस तरफ टिल्ट है उनकी, वो उनका सिक्योरिटी है कि उनको कोई निकाल नहीं सकता है उनके मुताबिक। लेकिन फिर ये तरमीम आ गई जो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले आई, जिसके अंदर वो शिक को फिर तब्दील कर दिया गया। एंड बैरिस्टर साहब, दैट इज एग्जैक्टली माय क्वेश्चन टू यू सर। आपने भी मुखालिफत अभी कर दी है, बड़े घर वाले भी इसके हामी नहीं भर रहे, फरूक नसीम साहब भी नहीं मान रहे, इख्तियार सदर के पास होना चाहिए, चीफ लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल मामला पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है फिर? इतना इबाम क्यों है? ये ड्राफ्ट बना कौन रहा है? इसका आर्किटेक्ट कौन है? इसकी तजवीज़ किसने दी? आपको मालूम है? जी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर आप कानून की बात पूछें तो ऑर्डिनेंस बनाना मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का काम होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ही बना के देती है, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि उनको कोई ला इल्मी थी। ये ज़रूर ड्राफ्ट वहाँ से ही आया होगा और उसके बाद उस पे उसी उन्होंने एक्चुअली कानून के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की ही जो एडवाइस है वो फॉलो की जाती है। तो यकीनी तौर पे अटॉर्नी जनरल साहब की मैंने स्टेटमेंट सुनी थी, उन्होंने भी ये फरमाया है कि मुझे एडवाइस मेरी कॉन्ट्री थी, लेकिन मेरे इस सेकंड जो अमेंडमेंट आई उसके बारे में मेरे से नहीं पूछा गया। और ये बताइए सर, क्या सदर पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं या उनको बाय लॉ वजीर आजम पाकिस्तान के मशवरे पे ही चलना होता है? देखिए जी, प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो उन्हें सिर्फ ये देखना होता है कि क्या जरूरत है इस ऑर्डिनेंस की, यानी इसमें पार्लियामेंट बैठा हुआ है कि नहीं। अगर पार्लियामेंट किसी तरह से बैठा हो या वो सेशन चल रहा हो तो फिर वो ऑर्डिनेंस नहीं पास कर सकते, वरना उनको जो मैं ऑर्डिनेंस की बात नहीं कर रही, कल को अगर उनको नैब चेयरमैन को हटाना हो, जो कि अब इंक्रीजिंगली एक बारगेनिंग चिप लग रहा है जो पार्लियामान में इस्तेमाल किया जाएगा कि चले हम ये हटा देते हैं, ऑपोजिशन ये भी मान ले, बट बहरहाल ही विल बी, उनको वजीर आजम की राय मैटर करेगी जब सदर पाकिस्तान ये फैसला कर रहे हों कि इस नैब चेयरमैन को हटाया जाए या ना हटाया जाए? जी बिल्कुल, एडवाइस मैटर करेगी, लेकिन उसमें एक शिक जरूर डाली गई है कि जो उसकी ग्राउंड्स है हटाने की, जो वजह है हटाने की, वो वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट जज की हटाने की वजह हो सकती है, लेकिन फैसला उसका प्रेसिडेंट साहब ने खुद करना है कि क्या वो ग्राउंड्स हैं कि नहीं। तो ये हमारे साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र मौजूद थे, डंके की चोट पे कह रहे थे कि मुखालिफत करते हैं इस थर्ड ऑर्डिनेंस की, थर्ड अमेंडमेंट की। बहरहाल नाज़रीन, एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद वापस आएंगे, आपको बताएंगे इस मुल्क में अभी भी वडेरा राज है और अनअपोलोजेटिकली है, डंके की चोट पे है।
मदीने की रियासत में एक और बेगुनाह जवान वडेरों की भीड़ चढ़ गया। 26 साला नाजिमुद्दीन झोकियों को वीडियो बनाने के जुर्म में तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया गया। जिला मलीर के रिहायशी नौजवान नाजिमुद्दीन झोकियों ने 2 दिन पहले नाजरीन अपने इलाके के अंदर गैर मुल्की शहरियों के तलोर के शिकार करने की वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में नाजिमुद्दीन झोकियो गैर मुल्की शहरियों को शिकार से मना कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नाजिम जो है वो दुबई नंबर प्लेट की एक गाड़ी के पास मौजूद है और कह रहा है कि कुछ अरब लोग हैं जो हमारा रास्ता ब्लॉक किए हुए हैं और धमकियां दे रहे हैं। नाजिम झोकियो कहता है कि जब मैंने इनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो तो उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी। वीडियो के रिकॉर्डिंग के दौरान एक शख्स गाड़ी से उतरता है और हाथ मारकर नाजिम झोकियो का मोबाइल गिरा देता है एंड ऑफ कोर्स इवेंचुअली ये वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद नाजिम झोकियो को धमकियां में कॉल्स आना शुरू हो गई। लवाहिकीन का कहना है कि ये धमकियां जाम अवैस रुकन सिंध असेंबली के लोगों की तरफ से मौसूल हो रही थीं। अरब बाशिंदे जाम अवैस के मेहमान थे और जाम अवैस ने वीडियो बनाने के जुर्म में नाजिम झोकियो को घर बुलाया, अपने मुहाफिजों से बदतरीन तशद्दुद करवाकर नाजिम को उसकी गुस्ताखी की सजा दे दी। जवान नाजिम झोकियो को कत्ल कर दिया गया। शिकार की वीडियो बनाने के बाद नाजिम ने घर से एक और वीडियो भी बनाई कि जो इस जालिमाना इक़दाम की कलई खोल रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज शाम 4 बजे मैंने लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी जिस पर एक अरब बाशिंदे ने मुझे धमकियां दी और मेरे से मोबाइल छीना, बाद में वापस कर दिया। मैंने 15 पर पुलिस से रब्ता किया, पुलिस मेरे साथ राब्ते में रही, बाद में वो बाशिंदे वहाँ से भाग गए। अब वीडियो डिलीट करने के लिए मुझे कॉल्स आ रही है। किसी से डरने वाला नहीं हूँ। कहा जा रहा है कि वीडियो डिलीट ना की तो अंजाम बुरा होगा। प्रेशर डाला जा रहा है कि वीडियो डिलीट करो। किसी से डरने वाला, खौफ खाने वाला नहीं। मेरा ये बयान रिकॉर्ड पर रखा जाए। रुकन सिंध असेंबली जाम अवैस के घर जाने से पहले नाजिम झोकियो ने अपने एक दोस्त मुजफ्फर जुनेजो एडवोकेट को व्हाट्सएप मैसेज किया था और जाम अवैस के लोग मुझे लेने आए हैं ये बताया उसे। अपने दोस्त को कहा कि मैं जाम अवैस के घर जा रहा हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं। जाम के लोग लेने के लिए आए हैं, मैं जा रहा हूँ, किसी से डरता नहीं। थाने में अभी दरख्वास्त नहीं दी। तमाम पोस्ट मौजूद हैं धमकी वाली। अगर कुछ हो जाए तो देख लेना। नाजिम झोकियो के जाम अवैस के घर पहुंचते ही उस पर तशद्दुद किया गया और उसकी लाश भी जाम अवैस के फार्म हाउस से ही बरामद हुई है। नाज़रीन, ये जाम अवैस बरान कौमी असेंबली के मेंबर सरदार जाम अब्दुल करीम के भाई बताए जाते हैं और पोस्टमार्टम में भी डॉक्टर्स ने बहिमाना तशद्दुद की तस्दीक की है। तशद्दुद के ये निशान कानून की हुक्मरानी और सिंध के हुक्मरानों के लिए बाइस नदामत हैं। कत्ल के इस हौलनाक वाक़े के बाद भी पुलिस FIR दर्ज करने से कतरा रही थी। लवाहिकीन ने लाश नेशनल हाईवे पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। दिया गया कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। टायर जलाकर कराची से ठट्टा जाने वाली शाहराह को बंद कर दिया गया। पुलिस और सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई तो वजीर आला सिंध नोटिस लेने पर मजबूर हो गए। वजीर आला के नोटिस लेने पर FIR दर्ज हो गई और मुकदमे में रुकन सिंध असेंबली जाम अवैस समेत 3 मुल्जिमान को नामजद कर दिया गया। रात गए जाम अवैस के 2 गनमैनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया मगर ये दोनों मुल्जिम मुकदमे में नामजद नहीं थे। मुकदमे के इंदराज और 2 अफराद की गिरफ्तारी के बाद नाजिम झोकियो की तदफीन कर दी गई मगर लवाहिकीन जाम अवैस की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने पर बजिद हैं। नाजिम झोकियो के जनाजे में सवाए उस हल्के के रियाज शाह शिरानी के कोई अवामी नुमाइंदा मकतूल के जनाजे में शरीक नहीं हुआ। मिट्टी के रास्ते में हूँ और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का जलसा है मिट्टी में, हम जा रहे हैं। नहीं तो मैं इस वक्त नाजिम झोकियो के जनाजे में होता। यह है आम आदमी की असल औकात के अवामी नुमाइंदों के लिए उनका सियासी जलसा मजलूम से इजहार हमदर्दी से ज़्यादा अहम है। बडेरो शाही का शिकार ये सिर्फ नाजिम झोकियो ही नहीं, आज ही कंबर लड़काना के इलाके में भी पीपल्स पार्टी के MPA की मौजूदगी में उसके बॉडीगार्ड्स ने फायरिंग करके खातून को जाँ बहक कर दिया। और इसी तरह खैरपुर की रिमशाह में आज भी याद हैं कि जिसका जुर्म सिर्फ ये था कि वो पढ़ लिख कर बडेरों के सामने सवाल करने की जुर्रत करती थी और इस जुर्म की पादाश में मुल्जिम जुल्फ़िकार वस्सान ने
उसे घर में घुसकर माँ बाप के सामने छलनी कर दिया था। नाज़रीन, जुल्फ़िकार वस्सान से मुतल्लिक बताया गया कि पीपल्स पार्टी के मंजूर वस्सान और नवाब वस्सान का करीबी रिश्तेदार था। हम दादू के उस मजदूर गुलाम कादिर की बेटी तानिया खासखेली को भी नहीं भूले कि जिससे इलाके का वडेरा जबरदस्ती शादी रचाना चाहता था, मगर तानिया ने इनकार कर दिया और उसे घर में घुसकर सर पर गोली मार दी गई। हम कंबर शहजाद कोट की उस बूढ़ी माई को भी नहीं भूले कि जिसके बेटे ने वडेरे का कबूतर पकड़ लिया था और उसे वडेरे के 7 गुंडों ने बूढ़ी माई पर बेईमाना तशद्दुद करके सर के बाल मूंडकर और फिर मुंह काला कर पूरे इलाके के सामने फिराया था, गश्त करवाया था। नाज़रीन, हम उस पुलिस अफसर के जवां साल बेटे शाहजेब को भी नहीं आज तक भूले कि जिसे शाहरुख जतोई जैसे वडेरे सरेआम कत्ल कर देते हैं और फिर विक्ट्री का निशान बना के इस निज़ाम का मुंह चढ़ाते हैं, रियासती निज़ाम को ललकारते हैं और डंके की चोट पर ललकारते हैं। और मकतूल की वालदा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में दिहाई देती है कि अगर मैं ये केस परसू करती हूँ या वापस नहीं लेती, जहन में रखिए मेरी 3 जवां बेटियाँ हैं, घर में मौजूद हैं। ये वो निज़ाम है कि जिसके सामने कानून भी बेबस है और हुक्मरानों ने तो जन्म ही इस सरदाराना निज़ाम के बतन से लिया है। नाजिम झोंकियों की लाश आज उस पीपल्स पार्टी से सवाल कर रही है कि जिसकी बुनियाद ही, फाउंडेशन ही सरदाराना और वडेराना निज़ाम के ख़िलाफ़ रखी गई थी कि क्या इस मुल्क में तलोर का शिकार महंगा और इंसानी ज़िंदगी का शिकार इतना सस्ता है। बात करते हैं अफजल झोंकियों से, भाई हैं। अफजल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है आपका जो नुकसान है, आपका जो दर्द है, आपका जो गम है उसको गलत करने के लिए। मगर बताइएगा, वाक़े के बारे में कुछ बताइएगा। ख़बरों के मुताबिक कोई लड़ाई थी, कोई लड़ाई झगड़ा था जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई, कोई ऐसा बैकग्राउंड था? भाई को मैं जैसे जाम हाउस लेके गया तो मेरे भाई को बोला, हाँ बदमाश क्या मसला है तेरे साथ। तो जाम साहब ने गार्डों को अलर्ट किया, गार्ड लेके गए, दीवार के पीछे मेरे बाइक से तशद्दुद किया, मेरे भाई की चीखें आई, मैं रो पड़ा। मैं जाम साहब को मैंने बोला मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ़ करें। बोला आपकी बात ही नहीं है, मैं आपकी 100 बात मानूंगा, लेकिन ये आपका भाई किस पे गया है खबीस। तो उस पर तशद्दुद किया। 2 घंटे बाद फिर जाम करीम ने इससे फेस टू फेस मिला तो जाम साहब ने इसको बोला आप सॉरी करो अरबों के सामने, ये हमारी इंसल्ट है। तो मेरे भाई ने बोला कतई नहीं सॉरी करूँगा, मैं सॉरी नहीं करूँगा, मुझे आप कुछ भी करें, सज़ा दें, कुछ भी करें, मैं सॉरी नहीं करूँगा। तो FIR दर्ज हुई, यकीनन इसमें मसला तो आया होगा। क्या कातिलों को नामजद किया गया है FIR में? जी बिल्कुल, रात को FIR हो चुकी थी। मैं जैसे डेड बॉडी लेके घर भेजी तो मैं थाने पे गया, FIR हो चुकी थी। जो जिनके नाम मैंने, जो कातिल थे उनके नाम दिए, तो उन्होंने एक चाल की कि 2 गार्ड भेज दिए, पहले थाने में एडजस्ट करा दिए, गिरफ्तार करा दिए। तो उन्होंने ये कहा, उनका मौक़िफ़ ये है कि इन गार्डों ने कातिल किया, तो हम उन बेगुनाहों को कैसे हम मुलव्वस करें इस कत्ल में? वो तो हैं ही नहीं, हम उनको जानते ही नहीं, वो थे ही नहीं। जो हैं मैंने उनको नाम FIR में दिए हैं, सबको पता है। जाम अवैस बिजार और नियाज सालार, अहमद शोरो, उसके गार्ड उनके साथ हैं मुलव्वस मेरे भाई के कत्ल में, इनका बड़ा हाथ है। अफजल, आप मेरी दुआ है, हमारी दुआ है कि आप इतना ही डट के अपनी पोजीशन पे कायम रहें। किसी का भी खून इतना सस्ता नहीं होता। क्या सिंध हुकूमत में से किसी ने भी आपसे रब्ता किया है अभी तक? बस अब मैं मुतालबा करता हूँ जो हमारे सिंध के हमारे मुख्तलिफ पार्टियों से आए हैं, सियासी, समाजी और मीडिया वाले आए हैं, मैं बहुत बेहद इंतहाई शुक्रगुजार हूँ इनका। अभी बिलावल भुट्टो में साहब ने मैसेज भेजा है कि हमने नोटिस सख्ती से लिया है और इंशाल्लाह अभी 7-8 बजे रात को जाम साहब की गिरफ्तारी है इंशाल्लाह। मुझे अच्छी खबरें कुछ आ रही हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने मुझे अभी बताया है। बिलावल भुट्टो साहब मुझे तकरीबन 2 बजे तक मुझसे रब्ता कर रहा था फ़ोन पे, साजिद जो कि हमारा मिनिस्टर, उसकी मोबाइल से। अफजल, आपका भाई नाजिम झोंकियों ज़ाती ज़िंदगी में कैसा था, ज़रा मुख्तसरन सा बताएं। क्यों और जी, मेरे भाई एक बहादुर, सिंध का बहादुर बेटा, जो जैसे उमेर अबाब उभरी है ना, उसी तरह हो सकता है उससे ज़्यादा निकले। मेरा भाई इस तरह था, अरबों से लड़ा है, गाँव के अंदर इन नहीं होने दिया उनको, जालिमों को, उनसे लड़ा है।
उस वजह से मेरे भाई का मौत हुआ है। तो मेरे भाई की शादी है, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, जो उसके बगैर सोता नहीं था। आपका मुतालबा क्या है? एक बार फिर सुनवा दीजिए, एक बार फिर किसी के कान पे पड़ जाए, बड़े बड़े लोगों के, बाख्तियार लोगों के। आपके ख्याल में असल कातिल कौन है? मुतालबा क्या है? जिन्होंने कत्ल किया है उन 62 लोगों की कालाई जाम अवैस बिजार जो मुख्य है, जो मेरे भाई का मुख्य कातिल है, रियल कातिल, और उसके साथ नियाज जो MNA जाम अब्दुल करीम का प्यारो है, PS। अफजल, मेरे पास आपके लिए लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह आपको, आपके ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए। नाज़रीन, अभी तो हमारे पुलिस अफसरान के जो यतीम और बेवाएँ हैं उनका गम पूरा नहीं हुआ था। उन्हीं को याद कर रहे थे कि आज अंदरून सिंध के अंदर एक और किस्सा, 3 बेटियां 1 बेटा आपने सुना, यतीम हो गए हैं फॉर नो राइम और रीज़न। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।